Let's start the class. Okay. Good morning to all of you again. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को. आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन. ओके. वेट अ सेकेंड. Chalo, listen all of you. Today we are going to discuss that our study from the topic bank. What is bank? ठीक है. यहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद आगे का जो टॉपिक है उससे से रिलेटेड होगा. ठीक है. मनी के बारे में हम लोग बात कर चुके थे. मनी क्या है, करेंसी क्या है, आरबीआई का क्या रोल है करेंसी में. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग डबल कोइंसिडेंस का जो इशू है उसको क्या होता है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे. ठीक है. और मनी को क्यों एक्सेप्ट किया जाता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से. बैंक का सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे. व्हाट इज बैंक. देखिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन 4 में दिया हो व्हाट इज बैंक. क्या है ये. इट रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी टेक्स प्लेस. क्लियर है. इट रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी. वो 11:40 वाला लास्ट 12:30 तक जो है. चलो ठीक है. ड्यू टू टेक्निकल इशू, नेटवर्क इशू प्रॉब्लम हो गया था जो कह रहे थे. ठीक है. वीडियो विजुअल है ना. स्क्रीन शेयर हो रहा है. यस सर. आवाज जा रहा है मेरा. चलिए ठीक है. कंटिन्यू करते हैं. Yes. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज बैंक. बैंक क्या होता है. बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है. क्या है बैंक. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है. बैंक में हम लोग करते क्या है. बैंक में जाके कोई हम जमीन खरीदने जाते हैं नहीं ना. बैंक में जाके हम कुछ ऐसा तो है ना कि अपना कोई एसेट जमा करने जाते हैं. बैंक स्पेशली बना था फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी. फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, चाहे वो जमा करना हो चाहे वो विड्रॉ करना हो. उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें फैसिलिटीज इंक्रीज होता गया. तो आज लॉकर फैसिलिटीज भी वहाँ पे अवेलेबल हो गया है जिसमें आप अपना एसेट भी आज जमा कर पा रहे हैं. जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, प्रॉपर्टी पेपर वगैरह हो गया, या कुछ ऐसे एसेट जो आप घर में नहीं रख सकते हैं तो आज बैंक के लॉकरों में आप जाकर जमा कर देते हैं. ये अब हुआ है. स्टार्टिंग में बैंक का फॉर्मेशन ओनली फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी हुआ था. मतलब पैसे का लेन देन करने के लिए, चाहे वो डिपॉजिटर्स. इसमें देखिए बैंक में 2 लोगों का रोल अभी हम लोग समझेंगे थोड़ा देर में. पहले हम लोग खाली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है. इसका डेफिनेशन सिंपल है. इट रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी टेक्स प्लेस आइदर वी वांट टू डिपॉजिट अवर सेविंग और वी वांट टू टेक क्रेडिट. ठीक है. चाहे हम अपना डिपॉजिट करना चाहते हो, चाहे हम अपना पैसा क्या करना चाहते हो, जमा करना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो, क्रेडिट लेना चाहते हो. तो डिपॉजिट करेंगे तो विड्रॉवल भी होगा, डिपॉजिट के साथ साथ विड्रॉवल भी होगा. ठीक है. जब पैसा हम जमा करेंगे तो विड्रॉवल भी होगा. इसके अलावा हम लोग क्रेडिट का बात करते हैं. क्रेडिट का भी इसमें इंपॉर्टेंस है. बैंक ही वो सेक्टर है जहां से हम इजिली अपना जो जितना भी हमको रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट जितना हमको चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर एबिलिटी, जो हमारा एबिलिटी है उसके आधार पर हमें बैंक जो है क्रेडिट प्रोवाइड करता है. चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट हम लोग का जो मेन टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है, इस बैंक से रिलेटेड टॉपिक जो भी हम लोग का स्टार्ट होगा वो है, सबसे पहले आपका आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक. ये आपके टॉपिक जो आपका बुक है उसमें टॉपिक है डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है. देखिए 2 चीजें है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा. एक है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिपॉजिट विद बैंक. पहला आपका टॉपिक है डिपॉजिट विद बैंक्स. डिपॉजिट विद बैंक्स एक तो आपका ये है. और दूसरा सर लिखना भी है अभी. सॉरी क्या बोल रहे हैं. सर कॉपी में लिखना भी है. लिखना है आपको, जो रिक्वायरमेंट है आप देख लीजिए. अगर आपको लगता है कि लिखना है, ऐसे तो हम जो नोट्स आपके स्क्रीन पे शेयर है आप इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा.
बट अगर जो चीज जरूरत होगा उसको लिखिएगा, बाकी स्क्रीन पे है ना आपके अवेलेबल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी यही चीज तो हम बताएंगे। दो दो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, डिपॉजिट विद बैंक क्या होता है और डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। डिमांड डिपॉजिट्स ये क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लिटिल बिट फर्क है, इसमें देखते हैं। देखिए पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, पहले ये टॉपिक है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, द अमाउंट ऑफ इनकम व्हिच वी हैव मोर देन आवर रिक्वायरमेंट which is deposits to the bank is known as deposited with bank। समझे, इसमें कह रहा है कि जो आपका इनकम है ना, जो भी आप कमाते हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, उसमें जब वो इनकम जब आपकी जरूरत से ज्यादा है, मतलब जितना आपको रिक्वायरमेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास मंथली पेमेंट आता है किसी भी तरह से, चाहे मंथली पेमेंट आता हो चाहे डेली बेसिस पेमेंट आता हो, जो आपकी जो जितना पैसा आप कमा रहे हैं उस पैसे में से जितना हिस्सा आपको चाहिए अपने जरूरत के लिए, अपने डेली रिक्वायरमेंट के लिए, उस हिस्से के बाद जो पैसा बच जाता है और उस पैसे को जब आप जाकर बैंक में जमा करते हैं तो उस हिस्से को हम लोग कहते हैं डिपॉजिटेड विद बैंक, कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटेड विद बैंक। क्लियर है, जो भी आप कमा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ पर डे, तो 100 रुपए में से मेरा जरूरत है पर डे का 50 रुपए, और 50 रुपए मेरा बच जा रहा है, तो वो 50 रुपए जो 50 रुपए जो हुआ वो जब हम जाकर बैंकों में जमा करते हैं तो वो कहलाता है डिपॉजिटेड विद बैंक। ठीक है, जो भी आपकी सेविंग्स है, जो भी आपका जो आपका पहले इनकम है उसमें जितना आपका सेविंग हो रहा है, जितना आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, सरप्लस पढ़े हैं ना, सरप्लस क्लास 9 में पढ़े थे, सरप्लस सरप्लस टॉपिक पढ़े थे आप लोग। तो जो भी आपके पास सरप्लस है आपका इनकम में, उसको आप जाकर बैंकों में ले जाकर जमा कर देते हैं और वही हिस्सा आपका कहलाता है डिपॉजिटेड विद बैंक। क्लियर है। दूसरा है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड डिपॉजिट। तो आखिर डिमांड डिपॉजिट क्या है, डिमांड डिपॉजिट फिर क्या है, यही कंफ्यूजन करता है कि एक है डिपॉजिटेड विद बैंक और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट, तो ये क्या है। तो ये भी वही चीज है, थोड़ा सा अंतर है कि देखिए डिमांड डिपॉजिट उसको कहते हैं, उस चीज को कहा जाता है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट उस पैसे को कहा जाता है, उस पैसे को कहा जाता है जो पैसा आप अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी आप निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट आपके सेविंग के, आपके डिपॉजिट के उस हिस्से को कहा जाता है। मतलब बैंक में जैसे मान के चलिए आपने 50 रुपए जमा किया, ठीक है, समझिएगा कि आपने बैंक में 50 रुपए जाके जमा किया, ठीक है, उस 50 में से आपने 25 रुपए जो है एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और 25 रुपए आप अपने अकाउंट में, आपने जो आपका जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी होगा उसमें आपने छोड़ दिया। तो जो पैसा आपने एफडी कर दिया ना, वो आपकी जरूरत के हिसाब से आप तुरंत, जैसे मान के चलिए आज आप शॉपिंग करने गए तो आप एफडी का पैसा आज अपने एटीएम और चेक से नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए वो भी निकलता है, बट वो आपको पहले एफडी खत्म करना होगा तब वो पैसा निकलेगा। मगर ये 50 में 25 माइनस करने के बाद जो 25 बच गया, जो आपके अकाउंट में बच गया पैसा, उस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हैं, उस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे आपको जरूरत है, जब भी आपको जरूरत है। तो जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ, आपके सेविंग हो अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, उसमें अगर जो पैसा आपको पड़ा हुआ है एफडी के अलावा, तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। उस पैसे को क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट। मतलब इसको ये कहा जा सकता है कि हमारे द्वारा जमा किया हुआ वह पैसा, हमारे द्वारा जमा किया हुआ वह पैसा जिसे हम आसानी से बिना किसी रुकावट के हमारी जरूरत के हिसाब से हम उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, वो पैसा हमारा कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो आप कहिएगा सर तो डिपॉजिटेड विद बैंक भी तो वही है, डिपॉजिटेड विद बैंक में भी तो वही हम कर रहे हैं, अपना सेविंग ही तो जाके जब अपना जो एक्स्ट्रा है वही जमा कर रहे हैं। बट बाबू मैंने आपको इसमें बताया कि जो आप एक्स्ट्रा ये जितना पैसा आपने जमा किया वो सब कहलाया डिमांड डिपॉजिट, मगर उसमें से कुछ हिस्सा हो सकता है कि एफडी भी तो कर दिए होंगे। देखिए पहले तो आपने जो किया बैंक में जाके यही किया, बैंक में जब आप गए तो आपने जो पैसा जो आपका जमा हुआ वो यही कहलाया डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, मगर ये जो डिमांड डिपॉजिट है, ये जो आपने टोटल पैसा, जैसे आपने 50 रुपए जमा किया बैंक में जाके, तो 50 रुपए में से 25 रुपए आपने एफडी कर दिया और 25 रुपए आपने अपने अकाउंट में छोड़ दिया, तो यही 25 रुपए जो आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट या आपका करंट अकाउंट जो भी है उसमें जो पड़ा हुआ है,
उसको आप जब कभी भी निकालने के लिए एबल हो, मतलब कोई उसमें रुकावट नहीं हो, कोई आपको रोक नहीं सकता उस पैसे को निकालने के लिए, तो वही पैसा कहलाता है, वो 25 रुपए कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। और ये टोटल जो आपका 50 रुपए है ये कहलाता है डिपॉजिट विद बैंक। समझ गए? समझ में आया? टोटल जो 50 रुपए आपने जमा किया बैंक में टोटल, वो आपका कहना है डिपॉजिट विद बैंक। और उस पैसे को आपने अगर दो हिस्सों में बांट दिया है, क्या नाम है, एक 25 रुपए आपने एफडी में डाल दिया, 25 रुपए आपका सेविंग या करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो वो पैसा जो है डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। ठीक है? और अगर कभी कभी ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर मैंने अगर एफडी नहीं किया तो, अगर आपने 50 रुपए जाकर बैंक में जमा किया और उसका आपने एफडी नहीं किया, उसमें से कुछ भी आपने हिस्सा एफडी नहीं किया, तो सारा का सारा पैसा आपका डिमांड डिपॉजिट में कैलकुलेट होगा। ठीक है? जब आपने कोई भी एफडी नहीं किया है, किसी तरह का आपने अलग से कुछ नहीं किया है, कोई एसेट नहीं खरीदा है, कोई भी बॉन्ड आपने नहीं खरीदा है, एफडी भी होता है, बॉन्ड वगैरह भी खरीदाता है, आप गोल्ड बॉन्ड ये सब खरीदते हैं, बॉन्ड वगैरह भी बैंक में खरीदाता है। अगर किसी भी तरह का आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में पड़ा होगा और उस पैसे को आप आसानी से कभी विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो 50 रुपए डायरेक्ट फिर आपका डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्योंकि ये बहुत छोटा सा फर्क है दोनों में और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टेल मी, कम से कम एटलीस्ट रिप्लाई तो कीजिए कि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नो सर वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हमें अगला टॉपिक जो हम लोग को इसमें पढ़ना है वो है कि किस तरह का फैसिलिटीज बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह का फैसिलिटीज बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जब हम बैंकों में जाकर ये चीज रखते हैं, जब हम बैंकों के साथ बैंकों में जाकर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, अपना सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं, तो फिर बैंक हमें किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो देखिए बैंक यहाँ पे आपको, यहाँ पे 5 तरह का फैसिलिटी आपको दिया हुआ है। इस तरह की 5 फैसिलिटीज बैंक आपको प्रोवाइड करता है। आपका एक चेक फैसिलिटी, मतलब आपको बैंक चेक देता है, तो आप चेक को यूज करके कभी भी आप उस चेक पे जो अमाउंट लिखिएगा वो आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ चेक। ठीक है? आपको एक बैंक चेक प्रोवाइड कर देता है, उस चेक में आप अपना, आप वो जो चेक होता है आपके अकाउंट से रिलेटेड होता है और आपके अकाउंट का कोई भी लेन देन आप चेक के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्या है? क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। देखिए ये क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, ये क्रेडिट कार्ड आपका पैसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी समझिए, क्रेडिट कार्ड जो होता है ये आपका पैसा नहीं होता। आपका जो एबिलिटी है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जिस तरह का आप ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक के साथ आपका जिस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक आपका एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेता है कि इस इंसान का ऐसा वैल्यू है। मतलब सपोज दैट अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपका एक फिक्स सैलरी आ रहा है, पर मंथ आपका अकाउंट में सैलरी आ रहा है, तो बैंक आपका एक वैल्यू निकाल लेगा और उस वैल्यू के आधार पर बैंक आपको क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको एक क्रेडिट हर हाल में क्या है, वो उधारी है। मतलब आप वो उसमें जो क्रेडिट जो बैंक प्रोवाइड करेगा उसमें बैंक अपना पैसा देता है कि लीजिए आप हमारे पैसे को यूज कीजिए, कभी भी यूज कीजिए एज अ क्रेडिट, और उसको आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में करके चुकाइए। ठीक है? और ये जो क्रेडिट डिसाइड होता है ये कस्टमर के वैल्यू के ऊपर, कस्टमर का जिस तरह से ट्रांजैक्शन एक्टिविटी होता है बैंक के साथ, उसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि किसी भी कस्टमर को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए या क्रेडिट कार्ड का वैल्यू किसी कस्टमर का कितना होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके ट्रांजैक्शन एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो वैल्यू है बैंक के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका वैल्यू होगा वैसा आपका क्या, आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उतना ही उसी तरह का वैल्यू का आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर क्या जो लोग सैलरीड पर्सन नहीं होते हैं या जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा? ऐसा भी हो सकता है ना कि मान के चलिए जो सैलरीड नहीं है, जिसको सैलरी नहीं मिल रहा है रेगुलर, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो उसके पास भी उपाय है, उसको भी मिल सकता है। ये आशीर्वाद कौन है जी? आशीर्वाद कोई स्टूडेंट है?
यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे कि जब आप क्रेडिट का बात करें तो जैसे जो लोग सैलरी, जिनका पर मंथ सैलरी आ रहा है, जिनका पर डे जिनको सैलरी वेज मिल रहा है, तो उनका तो एक वैल्यू है, मगर ऐसे लोग सर सूख जाएगा। क्या क्या बोला आपने, बताइएगा, कुछ पूछ रहे थे कोई? कोई पूछ रहा था कुछ? नो सर। ओके, चलिए, तो इसमें हम लोग, तो वैसे इंसान जिनके पास कोई सैलरी, तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोग को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बैंक उनको क्रेडिट कार्ड तभी देगा जब वो किसी न किसी प्रकार से बैंक से जुड़े होंगे। जब वो बैंक से किसी न किसी प्रकार से जुड़े होंगे। आप कैसे जुड़ सकते हैं? वैसे लोग जिनका कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर उनके पास पैसा आता है, उन लोगों के पास पैसा आता है, अगर वो लोग पैसा कहीं ना कहीं से कमाते हैं, तो उस पैसे को जाकर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। क्या कर देंगे? फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, या बैंक से कोई बॉन्ड खरीदेंगे, या बैंक में म्यूचुअल फंड ले लेंगे। बैंक से क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड ले लेंगे। और उसके बाद ये एक तरह का क्या हुआ, एक तरह का बैंकों में उन्होंने जाकर अपना पैसा जमा कर दिया। अब जो बैंक है, इनके आधार पर उस तरह के व्यक्तियों को, उस तरह के लोगों को जिनका कोई फिक्स सैलरी नहीं है, जिनका कोई फिक्स इनकम नहीं है, बैंक जो है इसके आधार पर उन लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने जाकर 5 लाख रुपए जमा किया, कितना? 5 लाख रुपए जाकर उसने किसी ने एफडी कर दिया। ठीक है, किसी पर्सन ने जाकर बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट के आधार पर 5 लाख उसने एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो देखिए, अब जब वो फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो जब उसके यहाँ फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है जैसे 5 साल के लिए, 5 लाख रुपया 5 साल के लिए बैंक में एफडी कर दिया, तो अब चाहेगी तो बैंक अगर चाहेगी तो उस इंसान को इस 5 लाख के आधार पर, ये जो 5 लाख उसने जमा किया है, इसके आधार पर उसको 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, कुछ भी अमाउंट जितना बैंक को लगेगा कि हम इतना दे सकते हैं, उतना क्रेडिट कार्ड के रूप में उस कस्टमर को दे सकती है, अगर वो कस्टमर लेना चाहे तो। अगर कस्टमर लेना नहीं चाहेगा तो बैंक दबाव देके आपको नहीं दिलवा सकते, मगर अगर कस्टमर लेना चाहेगा तो बैंक की मर्जी के ऊपर बैंक चाहेगी तो 5 लाख के जो 5 लाख का जो एफडी है, उसके आधार पर उसको कितने, जितना वैल्यू बैंक दे सकती है उतने वैल्यू का क्रेडिट कार्ड उसे प्रोवाइड कर देगी। क्लियर है? उसी तरह बॉन्ड, अगर कोई बॉन्ड भी खरीद रखा है, जैसे उसने गोल्ड बॉन्ड खरीद रखा है, किसान बॉन्ड खरीद रखा है, किसी भी तरह का बॉन्ड जो कि बैंकों के द्वारा खरीदा जा सकता है, अगर वो बॉन्ड भी खरीदा हुआ है तो उसके आधार पर भी जो है बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकती है उस कस्टमर को। इसके अलावा म्यूचुअल फंड वगैरह भी बैंकों में होता है। अगर किसी पर्सन ने जाकर बैंक से म्यूचुअल फंड लिया हुआ है तो उस म्यूचुअल फंड के वैल्यू के आधार पर भी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जा सकता है। क्लियर है? इसमें आपका कोई फिक्स सैलरी, रेगुलर सैलरी होना जरूरी नहीं है। जब आपके पास ये तीनों चीज आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है तो फिर आपको फिक्स सैलरी शो करने का जरूरत नहीं होता। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका क्रेडिट कार्ड। ये एक तरह से कार्ड होता है। आप कार्ड के बगैर, आज तो अब सिस्टम चेंज हो गया, अब प्लास्टिक मनी का जो हम लोग बात करते हैं, प्लास्टिक मनी तो यूज होता ही था। ये जितने भी डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, दे आर नोन एज प्लास्टिक मनी। इन सभी लोग हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी बोलते हैं। बट आप उसका भी जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ आपका फोन नंबर होना चाहिए। फोन नंबर जो कि आपका बैंक से लिंक्ड है। जैसे ही आप वो फोन नंबर कहीं भी दीजिएगा जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, तो आपको तुरंत वहां पे आपका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाता है कि आपके पास क्रेडिट फैसिलिटी है कि नहीं है। आपके सिर्फ फोन नंबर से, जो फोन नंबर आपके बैंक में दिया हुआ रहता है, उस फोन नंबर को अगर आप किसी शॉप में जहां पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर सामान दिया जाता है, वहां पर जाके अगर उस नंबर को बताइएगा तो वो लोग उस नंबर के आधार पर आपका जो स्टेटस है वो खोल के देख लेंगे और आपको सामान दे सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग का आता है इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट फैसिलिटी आप जानते हैं कि हम लोग मोबाइल बैंकिंग, सॉरी इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट फैसिलिटी में क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती है। दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर आप अपने अकाउंट का लेन देन कर सकते हैं। उसके लिए बैंक एक कोड जनरेट करता है,
उस कोड के आधार पर ही आपको इंटरनेट बैंकिंग करने का फैसिलिटी मिलता है, या इंटरनेट फैसिलिटी या इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी कुछ भी कहेंगे। उसमें आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपका अकाउंट का डिटेल होगा, आपका जो बैंक इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस कोड को आप यूज कीजिएगा तो आप आराम से अपना अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। शिवम कुमार है कोई? शिवम कुमार भी कोई है? बोलिएगा। कोई शिवम कुमार भी है क्या? आप लोग को सुनाई नहीं देता क्या? सर 10E में नहीं है। 10F? यस सर 10F में है। क्या सर 10F में है शिवम कुमार। तो आप लोग एक बात बताइए ना, जब हम 5-6 बार बोलते हैं तब आप लोग का रिप्लाई आता है, प्रॉब्लम क्या है? आप लोग अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ब्लॉक नहीं, मतलब आप लोगों को म्यूट नहीं कर रखा है। तुरंत रिप्लाई किया कीजिए ना, टाइम बर्बाद होता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड एक तरह से क्या होता है कि जो आपका अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, जो आपके अकाउंट में पैसा एज अ कैश ट्रांजेक्शन के लिए, जो कैश ट्रांजेक्शन के लिए आपके अकाउंट में पैसा, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट, ये डेबिट कार्ड जो है आपका सेविंग अकाउंट के लिए दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आप बैंक न जाकर, चेक न यूज करके, इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज करके, आप सीधा, आपको एक और प्लास्टिक मनी का एक फॉर्म दे दिया जाता है जिसको हम लोग डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं। उस डेबिट कार्ड को आप किसी भी एटीएम में यूज करते हैं या किसी भी आप जो मशीन जो होता है उस मशीन में आप यूज करेंगे तो उसको आप वहां से आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी बैंक का रोक टोक नहीं होता। जो डेबिट कार्ड से जो पैसा आप निकाल पाते हैं वो आपके अकाउंट में वो पैसा जमा होता है जो आपका डिमांड डिपॉजिट होता है। क्या जमा होता है? डिमांड डिपॉजिट। जो आपका डिमांड डिपॉजिट वाला जो पैसा होगा उस पैसे को जो है आप डेबिट कार्ड के आधार पर निकाल सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब आ जाइए मोबाइल बैंकिंग में। आज देख रहे हैं कि हर जगह मोबाइल बैंकिंग हो रहा है ना। मोबाइल बैंकिंग बहुत सारे अलग अलग ऐप आ गए हैं जिसके आधार पर आप मोबाइल के थ्रू अलग अलग ऐप को यूज करते हुए अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन आप लोग कर सकते हैं। तो वो चाहे यूपीआई पेमेंट हो, पेटीएम हो, व्हाटएवर जो भी है, गूगल पे हो, या जो भी आप मान लीजिए, वो सब किस में आ गया? आपका मोबाइल बैंकिंग में आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये सारे वो फैसिलिटी जो कि आपके डिमांड डिपॉजिट्स के आधार पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो पैसा आपको आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है उसके आधार पर आपको ये सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं। चलिए, तो मनी का आपका हेडिंग था मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट ये आपका हेडिंग था चैप्टर का। तो मनी वाला हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्रेडिट का बात कर रहे हैं। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मतलब उधार। अब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्रेडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्रेडिट क्या है? ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? क्रेडिट एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है in which the lender supply to borrower money, goods and services with the promise of future payment। ठीक है, क्रेडिट एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। किसके? लेंडर के बीच में और बोरोवर के बीच में। किसके बीच में? लेंडर के बीच में, जो देने वाला है, क्रेडिट जो देने वाला है उसके और बोरोवर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है एज अ क्रेडिट के रूप में। और उस एग्रीमेंट के तहत जो लेंडर है वो बोरोवर को पैसा, सामान और सर्विस कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है और इस आधार पर करेगा। मतलब उसमें एक प्रॉमिस होता है। क्रेडिट में क्या होता है? एक तरह का प्रॉमिस किया जाता है कि आप मुझे उधार दे दो और मैं आपको फ्यूचर में, मतलब बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा। इस तरह का प्रॉमिस के आधार पर लेंडर जो है वो बोरोवर को क्या करता है? क्रेडिट प्रोवाइड करता है। अब आप पूछिएगा कि सर मनी तो प्रोवाइड करना समझ गए, बैंक वगैरह जो है वो मनी देते हैं। बैंक हो गया फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, दो तरह के सेक्टर हैं। फॉर्मल सेक्टर भी आपको लोन प्रोवाइड करता है, इनफॉर्मल सेक्टर भी आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह से अब फिर गुड्स क्या है?
गुड्स और सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है? कोई बैंक क्या सामान देगा आपको? ये कौन है? आस्था शर्मा। इसका सेक्शन नहीं लिखा हुआ है, बताइएगा आस्था शर्मा ई में है या एफ में है? तो बोलिएगा। एफ। सर एफ में है। एफ में है, ओके। देखिए तो यहाँ पे क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रेडिट एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जिसमें दो लोग होते हैं, एक लेंडर होता है, दूसरा कौन होता है? बोरोवर होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के आधार पर फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए, फ्यूचर पेमेंट करने का वादा किया जाता है। उस वादे के आधार पर लेंडर जो है बोरोवर को या तो पैसा देता है, तो पैसे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बैंक जाइए, चाहे फॉर्मल सेक्टर में जाइए चाहे इनफॉर्मल सेक्टर में जाइए, आप किसी दोस्त के पास अगर पैसा मांगेगा तो आपको पैसा वो दे सकता है। बैंक में जगह अगर आप उधार लीजिएगा तो बैंक भी आपको पैसा दे सकता है। अब गुड्स का क्या है? ये गुड्स का कहां से आ गया? कौन सा बैंक गुड देगा आपको? तो ये मार्केट का बात किया जा रहा है। अगर आपका किसी शॉपकीपर से अगर अच्छा जान पहचान है, शॉपकीपर से अगर आपका रिलेशन अच्छा है, तो उससे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, तो जो शॉपकीपर होता है वो आपको उधार में सामान दे देता है इस वादे के साथ कि आप फ्यूचर में इसको रिपे कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह जो किसी सर्विस की बात हो रही है, तो सर्विस में मान के चलिए कि आप सपोज दैट कि आप मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं। क्या रिचार्ज करवा रहे हैं? मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं। किसी शॉप से आपने मोबाइल रिचार्ज करवाया, तो जो शॉपकीपर है उस समय रिचार्ज करने का जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर दिया, और बाद में आप उसको ये वादा करके आते हैं कि हम बाद में पेमेंट कर देंगे, क्लियर है। इसी तरह सपोज दैट कि आपने सपोज दैट नेटवर्क कनेक्शन ले रखा, आपने कोई कनेक्टिविटी ले रखा नेट यूज करने के लिए, तो उसमें भी आप ये भी होता है कि आप पहले भी रिचार्ज करवा सकते हैं, बाद में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब एक महीना आपने यूज किया, जितना बिल आपका आया वो आप बाद में पेमेंट कीजिएगा। तो वहां भी एक तरह का क्या है, वहां भी एक तरह का क्रेडिट हो। आपको एक महीना टाइम दिया जाता है, एक महीना आप यूज कीजिए, उसके बाद आकर पेमेंट कीजिए, जितना आपका हुआ बिल उतना आप पेमेंट कीजिए। तो इस तरह से फ्यूचर में पेमेंट करने के वादे के साथ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्रेडिट का जो प्रोवाइड करने का जो काम है, इसमें दो लोगों का जरूरत है, एक लेंडर का, दूसरा बोरोवर का। क्लियर है? समझ में आया? क्रेडिट एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में होता है? लेंडर के बीच में और बोरोवर के बीच में, जिसमें कि फ्यूचर में पेमेंट करने के वादे के साथ मनी, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है लेंडर के द्वारा बोरोवर को, ठीक है। समझ में आया? क्रेडिट एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जिसमें फ्यूचर में पेमेंट करने के वादे के साथ लेंडर जो है बोरोवर को मनी, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्रेडिट। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग का आता है, अब आप लोग का बुक में देखिएगा एक दिया होगा, डिस्क्राइब द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। डिस्क्राइब द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिख रखा है, इसके पहले एक पिक्चर आएगा, एक इमेज आएगा, उसको आपको ड्रॉ करना होगा, तब जाकर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बैंक का लोन एक्टिविटी को समझाइए। तो इसके पहले ये 5 पॉइंट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स के पहले आपको एक छोटा सा इमेज बनाना होगा। इमेज कैसा होगा? बीच में यहाँ बैंक होगा, आपके बुक में दिया हुआ है। इधर में आपके डिपॉजिटर्स होंगे, दिख रहा है? डिपॉजिटर्स होंगे, इधर में डिपॉजिटर्स होंगे, और इधर में आपके बोरोवर्स होंगे। इधर में आपके कौन होंगे? बोरोवर्स होंगे। इस तरह का आपको इमेज बनाना पड़ेगा। अब देखिए डिपॉजिटर्स, यहाँ डिपॉजिटर क्या करते हैं? डिपॉजिटर जो है दे डिपॉजिट देयर सेविंग। यहाँ लिखना होगा, ये जो इमेज आप बनाइए इसमें लिखना होगा कि दे डिपॉजिट देयर सेविंग्स, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बदले में बैंक जो होता है इनको इंटरेस्ट देता है। दे का मतलब
यहाँ पे सीधा लिखिए डिपॉजिटर्स लिखिए, हाँ दे ही लिखिए, दे कैन बी एबल टू गेट इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपको इमेज बनाना होगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, अब क्या है, अब देखिए यहाँ से तो यहाँ आया, अब ये एरो यहाँ से जाए, ये एरो यहाँ गया, ठीक है, ये एरो यहाँ से वहां गया, तो यहाँ क्या होगा, दे प्रोवाइड, दे बैंक प्रोवाइड लिख सकते हैं, बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आएगा, देखिए एरो, एरो का देख रहे हैं ना, एरो समझ रहे हैं कि कौन एरो, ये एरो यहाँ से यहाँ गया, फिर ये बैंक से एरो उधर गया, और देखिए बैंक, ये बोरोवर से एरो उधर आ रहा है, और यहाँ बैंक से डिपॉजिटर की ओर जा रहा है। यहाँ क्या है, बैंक गेट इंटरेस्ट। ये पिक्चर आपको बनाना जरूरी है, ये इमेज आपको बनाना जरूरी है लोन एक्टिविटी को क्लियर करने के, लोन एक्टिविटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये इमेज बनाना जरूरी है। ठीक है, आपके बुक में दिया होगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। बिना इस इमेज के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हर हाल में इमेज जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट बाय द डिपॉजिटर्स एज इट्स प्राइमरी फंक्शन। देखिए क्या कह रहा है कि बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर्स से, जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनसे डिपॉजिट कर लेता है, उनसे क्या लेता है, डिपॉजिट लेता है। बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेता है एज इट्स प्राइमरी फंक्शन। बैंक का प्राइमरी फंक्शन यही होता है, मतलब सबसे पहला काम बैंक का है कि वो डिपॉजिटर्स ढूंढे, वो डिपॉजिटर्स को अपने बैंक में बुलाए और उनसे अपने बैंकों में पैसा जमा करवाए। ठीक है, ये सबसे पहला काम है किसी भी बैंक का। अगर बैंक तभी चल सकता है जब ये काम होगा, अगर ये काम नहीं होगा तो बैंक में ताला लग जाएगा। ठीक है, मतलब डिपॉजिटर का वैल्यू ज्यादा है, बिना डिपॉजिटर के कोई भी बैंक नहीं चल सकता। ठीक है, अब आगे कह रहा है फ्रॉम द डिपॉजिट्स, ये जो डिपॉजिट्स हुआ, फ्रॉम द डिपॉजिट द बैंक कीप अ स्मॉल प्रोपोर्शन इन देयर कैश डिपॉजिट टू परफॉर्म विड्रॉवल ट्रांजैक्शन, दिस कैश डिपॉजिट अमाउंट इज मिनिमम 15%। कह रहा है कि बैंक के पास जो भी पैसा डिपॉजिटर्स के द्वारा जमा किया गया, मान के चलिए डिपॉजिटर के द्वारा बैंक ने 100 रुपए जमा किया, कितना, 100 रुपया, तो इस 100 रुपए में से बैंक एक छोटा सा हिस्सा, एक बैंक क्या करता है, इस 100 रुपए में से एक छोटा सा हिस्सा अपने कैश डिपॉजिट्स को, या कैश डिपॉजिट जो सर्विस है उसमें वो डाल के छोड़ देता है, ताकि किसी भी तरह का विड्रॉवल ट्रांजेक्शन को पूरा किया जा सके। मान के चलिए कि ये डिपॉजिटर ने 100 रुपए जमा कर दिया, अब ये 100 रुपया अगर ये कैश डिपॉजिट में नहीं रखेगा तो मान के चलिए कल ये डिपॉजिटर अपने अकाउंट से कुछ पैसा निकालने आएगा तो देगा कैसे फिर उसको। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी पैसा जमा किया जाता है डिपॉजिटर्स के द्वारा, उस पैसे में से एक छोटा सा हिस्सा बैंक जो है अपने कैश अकाउंट में वो छोटा सा हिस्सा रख लेता है और उस हिस्से से ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाया जा सकता है। तो ये छोटा सा हिस्सा क्या होता है, ये मिनिमम 15% होगा। कितना, मिनिमम 15%। मतलब बैंक में जितना भी पैसा जमा हो रहा है ना, बैंक में जितना भी पैसा जमा हो रहा है उसका 15% कम से कम बैंक को अपने कैश अकाउंट में रखना होगा, अपना कैश डिपॉजिट का जो अकाउंट है उसमें रखना होगा। मतलब 100 रुपए में से 15 रुपए बैंक को हर हाल में अपने कैश डिपॉजिट अकाउंट में रखना होगा, ताकि विड्रॉवल ट्रांजैक्शन को ये परफॉर्म करवाया जा सके। ठीक है, अब ये बाकी 85% कहाँ गया, ये जो बाकी 85% बच गया ये कहाँ गया, इसके लिए देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द डिपॉजिट द बैंक गिव द बोरोवर एज अ क्रेडिट। ये जो 85% जो है ना, ये क्या करता है, बैंक बोरोवर्स को क्रेडिट के रूप में देता है। बैंक जो है डिपॉजिटर का ही पैसा, हमारा और आपका ही पैसा को बैंक लोन के रूप में बांटती है बोरोवर को। ठीक है, आपके द्वारा और हमारे द्वारा ही जमा किया हुआ पैसा को बैंक जो है डिपॉजिट बोरोवर्स को क्रेडिट के रूप में देती है। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि 15% पैसा हमारा वहां पे सेव रहता है हमेशा।
मतलब वो हम चाहे तो 100% निकाल सकते हैं अपना, मगर बैंक जो है 15% टोटल रखती है अपने पास, मिनिमम 15 रखना होगा, मैक्सिमम वो ज्यादा भी रख सकती है, मगर कम से कम 15% रखना होगा। बाकी 85% जो है बैंक बोरोवर को क्रेडिट के रूप में प्रोवाइड कर सकती है, क्रेडिट दे सकती है।